Hello friends, welcome to Daily News Analysis of The Hindu, dated 9th October 2024. So let's get started. First thing is रिजल्ट्स आपने देख ही लिए होंगे। हरियाणा में बीजेपी जीती है और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड अलायंस। ओके, हरियाणा में बीजेपी का जीतना अगेन स्टूडेंट्स के लिए ही बुरी खबर है, चाहे किसी और के लिए अच्छी हो, क्योंकि हरियाणा पीएससी में हमने देखा था 67 सीट्स थी और मेंस भी सिर्फ 67 बच्चे ही क्लियर कर पाए थे, बाकी सारे बच्चे लैंग्वेज पेपर में फेल हो गए थे। अब कभी भी लैंग्वेज पेपर इतना टफ नहीं हो सकता कि सारे के सारे मेंस में फेल हो जाएं और सिर्फ उतने ही बच्चे इंटरव्यू में पहुंचे जितनी सीट्स हैं, और सारे के सारे ऑलरेडी क्वालिफाइड थे। ठीक है, तो इस लेवल की करप्शन और स्कैम्स होने के बाद भी अगर बीजेपी उस स्टेट में रिपीट होती है तो ये बच्चों की तो हार है, बाकी वोटर्स का पता नहीं। एनीवे, हम लोग चलते हैं अपने काम पर। मशीन लर्निंग पायनियर्स विन फिजिक्स नोबेल। मशीन लर्निंग की बात हमने की हुई है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स ये सब क्या होते हैं, न्यूरो लिंक प्रोजेक्ट की भी हमने बात की थी, जो इलॉन मस्क की कंपनी ने परफॉर्म किया है, न्यूरा लिंक ने। ओके, और ओवरऑल फिजिक्स में एग्जैक्टली किस रिसर्च के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला है वो हम लोग सेपरेटली अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे कल हमने डिस्कस किया था अबाउट द मेडिसिन जो नोबेल प्राइज मिला है, और यहाँ पे 24 के साथ साथ मैंने आपको 2023 में भी जो नोबेल प्राइज मिला था एमआरएनए वैक्सीन के लिए, उसकी भी बात क्लियर कर दी थी। सेपरेट वीडियो बनाया है 15-20 मिनट का, देख लेना, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे वहां। नेक्स्ट इज पीएसएलवी C-37 रॉकेट बॉडी री एंटर्स द अर्थ एटमोस्फेयर। ना 2017 में हमने लॉन्च की थी 102 सैटेलाइट्स, सॉरी 103 सैटेलाइट्स अलॉन्ग विद कार्टोसैट, और उसके अलावा 102 अलग। ठीक है, और यहाँ पे हमने हिस्ट्री बनाई थी क्योंकि फर्स्ट मिशन था टू लॉन्च 104 सैटेलाइट्स विद ए सिंगल व्हीकल। अब इसके रॉकेट्स के जो पार्ट्स थे, इसकी जो फाइनल स्टेज थी वो वहीं रह गई थी, बट अब वो फाइनली स्पेस में री एंटर कर रही है। यानी कि जब हम लोग सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो हमारे रॉकेट के पार्ट्स अलग अलग होते जाते हैं धीरे धीरे, और फिर वो उनको या तो वापस से फॉल कर जाते हैं ओशन में, या फिर ऑर्बिट में रहते हैं थोड़े टाइम, फिर धीरे धीरे वापस उनको री एंटर कराया जाता है। ओके, उसके अलावा जब सैटेलाइट्स जितना उनका मिशन है 1 साल 2 साल या 10 साल, उसके बाद जब वो एक्सपायर हो जाती हैं तब जाकर वो वहां पे वेस्ट बन जाती हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे इश्यू बनता है अबाउट द स्पेस जंक। ओके, ये जो सैटेलाइट जो अपना काम कंप्लीट कर चुकी हैं, अब ये डेब्रिस बन गई हैं। कई बार पुरानी सैटेलाइट्स न्यू सैटेलाइट्स ये सब आपस में कोलाइड करती रहती हैं, कोलिजन होता रहता है। तो इससे जो स्पेस डेब्रिस और ज्यादा क्रिएट करती है होती है ऑर्बिट में, तो उससे प्रॉब्लम होती है कि जब हमें न्यू सैटेलाइट्स लॉन्च करने होते हैं तो उतना क्लियर विजन नहीं मिलता है। ओके, तो इसके लिए काफी सारी बातें की गई हैं कि हमें स्पेस डेब्रिस स्पेस जंक को कैसे हैंडल करना है। तो इसी टॉपिक को आज हम एज अ पार्ट ऑफ our मेंस 450 सीरीज हम इसे पूरा कवर करेंगे। So what are space debris? They are also known as space junk. ठीक है, that is any piece of machinery or debris left in space by the humans. It can refer to large objects such as dead satellites जिनका वर्क खत्म हो चुका है, या फिर smaller items such as debris or paint flecks that have fallen off a rocket. अब ये जो मेजॉरिटी स्पेस डेब्रिस है उसमें सबसे ज्यादा जंक क्रिएट होता है रॉकेट लॉन्चिंग मटेरियल से, और जिन सैटेलाइट्स को हमने डीकमीशन कर दिया यानी उनका पर्पस पूरा हो चुका है, ये सबसे ज्यादा जंक क्रिएट करते हैं वहां पर। एंड मेजॉरिटी जो डेब्रिस हैं वो मिलती है हमें लो अर्थ ऑर्बिट में विद इन 2000 किलोमीटर ऑफ अर्थ सरफेस। ओके, हालांकि कुछ स्पेस डेब्रिस हमें जियो स्टेशनरी ऑर्बिट दैट इज ऑलमोस्ट 36,000 किलोमीटर की हाइट पर भी मिलती हैं, लेकिन लियो अर्थ ऑर्बिट में ये जंक बहुत ज्यादा क्रिएट होता जा रहा है, और उससे प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो न्यू सैटेलाइट भी हम लॉन्च कर रहे हैं उनका भी रिस्क बना रहता है कि कोई पुरानी सैटेलाइट या फिर कोई उसका पार्ट ब्रेक होकर इसको हिट कर सकता है, और एक छोटा सा नट बोल्ट भी अगर हिट करता है किसी सैटेलाइट को जिस स्पीड से वहां पे घूम रहे हैं तो वो अच्छा खासा डैमेज कर सकता है। ओके, सो डेब्रिस के अगर हम सोर्सेज देखें तो लॉन्चेस के टाइम क्रिएट हो जाते हैं, ऑपरेशंस, डेटोरेशन, फ्रेगमेंटेशन जैसे एक्सप्लोजन हो गया या कोलिजन हो गया, एक्सीडेंटल या फिर डेलिब्रेट। ओके, अब इसको रिट्रीव करने का मेथड क्या है, या तो हम ऑर्बिट डिके करें, ठीक है, या फिर हमको डी ऑर्बिट करें नीचे लेकर आए, या फिर हमको रिट्रीव कर लें। लाइक जैसे एक मेथड बताया जाता है कि हम एक नेट जैसा कुछ यूज करें जो इन ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करेगा और फिर उसको वापस अर्थ पे लेके आएगा। ठीक है, तो इंडिया ने भी इसके लिए काफी सारे मिशन चलाए हुए हैं और ग्लोबल लेवल पर भी काफी सारे मिशन चल रहे हैं फॉर हैंडलिंग दीज डेब्रिस।
So first thing is, what are the causes? This issue of space debris has intensified due to rapid increase in number of satellites launched into the space, जैसे Starlink, इसने जो SpaceX ने लॉन्च किया था, it accounts for half of all active satellites in the Earth orbit. ठीक है, पहले सिर्फ कंट्रीज लॉन्च किया करती थी, आजकल कमर्शियलाइजेशन की वजह से प्राइवेट सेक्टर भी, बड़ी बड़ी कंपनीज अपने खुद के सैटेलाइट नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो उसी में एक कंपनी है स्पेस एक्स की, स्टारलिंक। करीब हाफ ऑफ दी जो आज हमारी एक्टिव सैटेलाइट्स हैं स्पेस में, वो इसी कंपनी को बिलोंग करती हैं। नियरली 12,000 सैटेलाइट्स आर प्लान टू बी डिप्लॉयड विद ए पॉसिबल लेटर एक्सटेंशन टू 42,000। अगर इतनी ज्यादा सैटेलाइट्स हम लोग लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं ग्लोबली। Next is abandoned satellites. Some satellites are decommissioned and they become defunct after their functional operations. Okay, अब उसके बाद जब इनका फंक्शन खत्म हो गए, तो अब उस सैटेलाइट को हम ऐसे तो नीचे ला नहीं सकते, ठीक है, जब तक कि वो खुद फ्री फॉल ना हो। तो इस वजह से और ज्यादा स्पेस जंग ग्रो होता जा रहा है। ओके, इवन अगर हम नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम की बात माने, तो देयर आर नियरली 3,000 डीकमीशन सैटेलाइट इन दी स्पेस। वो अभी भी स्पेस में घूम रही हैं, जबकि वो डीकमीशन की जा चुकी हैं, उनके फंक्शंस खत्म हो चुके हैं। एंटी सैटेलाइट टेस्ट हमने भी किया था, एक एंटी सैटेलाइट टेस्ट, दैट इज मिशन शक्ति। हमने यहां से मिसाइल लॉन्च करके एक डिफंक्ट सैटेलाइट को हिट किया था। अब जब हमने उसको हिट किया, तो वो पूरा कोलिजन हुआ, डिस्ट्रॉय हुई, और उसके बहुत सारे पार्ट्स वहां पर जंग की तरफ घूम रहे हैं आज भी। ठीक है, अब ये जो पार्ट्स हैं, ये दूसरी फंक्शनल सैटेलाइट्स को हिट करने का पोटेंशियल रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह के एंटी सैटेलाइट टेस्ट सिर्फ इंडिया ने नहीं, कई कंट्रीज ने किए। Several countries such as USA, China, India, they have conducted anti-satellite tests using missiles to destroy their own satellites. This led to deliberate space debris creation. For example, in 2007, Chinese Pangyun 1C mission alone increased the population of traceable space objects by 25%. इसने इस लेवल का कोलिजन किया था वहां पर। हमने भी किया फिर मिशन शक्ति, लेकिन हमने छोटे लेवल पे किया। बेवजह स्पेस जंग बढ़ाने का कोई मतलब नहीं, आपने टेस्ट कर लिया ना कि आपके पास कैपेबिलिटी है, सैटेलाइट को हिट करने की बात खत्म हो गई। Increasing expansion, the space industry is booming with both public and private sectors investing heavily in space exploration. Next is long-standing mission debris. Space debris caused by satellite mission in low Earth orbit, they might return to the atmosphere of the Earth, जैसा कि ये आज के न्यूज आर्टिकल में बताया गया है। However, the debris at the higher altitude, that is a geostationary orbit, they can orbit the Earth for a longer period. लियो में होगा तो शायद कल को फॉल कर भी जाए, जैसे अभी हमने डी ऑर्बिट करके नीचे लाए, ओके, पीएसएलवी के पार्ट को। लेकिन जियो स्टेशनरी से लेके आना उतना आसान नहीं होता, वो वहीं ऑर्बिट करती रहती हैं। Fragmentation of space debris. One of the significant factors responsible for rise in space debris is the fragmentation of space debris due to collision, explosion या degradation. ठीक है, दो सैटेलाइट घूम रही हैं, मान लिया डिफेक्ट हो गई, आपस में कोलाइड कर गई, तो और ज्यादा जंग क्रिएट हो गया। अभी दो पार्ट्स ही थे, अब मल्टीपल पार्ट्स हो गए। राइट, तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से स्पेस डेब्रिस बढ़ती जा रही है। नाउ व्हाट आर द थ्रेट्स एंड चैलेंजेस पोज्ड बाय दीस स्पेस डेब्रिस? फर्स्ट इज सैटेलाइट endangerment, that is, these space debris can collide with the operational satellite, potentially causing severe damage, mission interruption, or even satellite destruction. For example, in 1981, Russian Cosmos 1275 satellite, it was first to be damaged due to collision with space debris. Okay. In 2013, Ghost 13 satellite of US Space Force was also destroyed by space debris. ये दो एग्जांपल्स ऐसे हैं जब वर्ल्ड के लिए सीरियस हुआ कि यहाँ पे हमारी फंक्शनल सैटेलाइट्स डैमेज हो सकती हैं। सेकेंड एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो शायद आपके प्रीलिम्स में पूछा भी जा सकता है, कैसलर सिंड्रोम। नाउ व्हाट इज दिस? The growth in space debris can increase the risk of collision, and it can trigger a chain reaction of theoretical concept of Kessler syndrome, resulting in overpopulation of Earth's orbit with object and debris. इससे हमारा पूरा अर्थ ऑर्बिट अनयूजेबल हो जाएगा। यानी कि दो सैटेलाइट आपस में टकराई और ज्यादा जंग क्रिएट हो गया, फिर वो और ये जो जंग क्रिएट हुआ इसने और सैटेलाइट्स को हिट किया, फिर और जंग क्रिएट होगा और ज्यादा सैटेलाइट्स को हिट करेगा। इसी को कहते हैं कैसलर सिंड्रोम। एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है जिसमें सैटेलाइट्स एक दूसरे को हिट करती रहती हैं, जो ऑलरेडी डेब्रिस और जंग है वो और ज्यादा डेब्रिस और जंग को प्रोड्यूस करता रहता है। ओके, दैट इज नोन एज कैसलर सिंड्रोम। लिमिटेशन ऑन फ्यूचर स्पेस एक्टिविटीज। नाउ
The growing issue of space debris may result in reduction of orbital slots for space activities. हमें सेफ ऑर्बिट नहीं मिलेगा, हमें सेफ जगह नहीं मिलेगी कि कहां पर हम एग्जैक्टली अपने सैटेलाइट को प्लेस करें. This can limit the ease and freedom of launching new missions or expanding space-based operation as most orbital debris resides within low Earth orbit. एंड इवन इनकी वजह से हमारा स्पेस स्टेशन भी वल्नरेबल है. कई बार होता है जब हमारी कोई सैटेलाइट या कोई डेब्रिस या उसका कोई पार्ट हमारे स्पेस स्टेशन को हिट कर जाता है, फिर वो एस्ट्रोनॉट्स को बाहर आना पड़ता है उसको रिपेयर करने के लिए. दीज स्पेस डेब्रिस पोजेस थ्रेट टू स्पेस स्टेशन एंड द सेफ्टी ऑफ एस्ट्रोनॉट्स. और अभी तो सिर्फ एक ही स्पेस स्टेशन है, बट चाइना अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है खुद का, भारत भी अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है. फॉर इंस्टेंस, नासा रिपोर्ट the ISS has corrected its course 32 times since 1999 to avoid satellites and tractable space debris. राइट, बार बार कोर्स करेक्शन करना पड़ता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को ताकि जो सैटेलाइट्स हैं या स्पेस डेब्रिस है उनसे कोलिजन अवॉइड किया जा सके. स्पेस पॉपुलेशन. नाउ दिस accumulation of debris in a low earth orbit, it contribute to long term orbital pollution, which not only complicates space activities but also raises environmental concerns for future generation of space explorers. टेंशन बिटवीन कंट्रीज. अब सोचिए कि कोई रशियन सैटेलाइट है, उसने गलती से हिट कर दिया यूएस की सैटेलाइट को, बट वो माना क्या जाएगा कि डेलिबरेटली किया गया है. फिर वो टेंशन और रिलेशंस खराब होना शुरू हो जाएंगे दोनों के. विद इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ कंट्रीज इन स्पेस activities, disagreement may arise over who is responsible for reducing space debris and who is responsible for paying the damage when spacecraft from different countries collide. अगर यूएस की सैटेलाइट रशिया से या वाइस वर्सा ऐसा हो जाता है तो कौन डैमेज पे करेगा इसके लिए. लाइक यूएस अक्यूज रशिया ऑफ एंडेंजरिंग द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फॉलोइंग एन एंटी सैटेलाइट वेपन टेस्ट. सो अब इनिशिएटिव्स क्या लिए गए इन स्पेस डेब्रिस को हैंडल करने के लिए इंडिया के लेवल पर भी और ग्लोबल लेवल पर भी. सो इंडिया के लेवल में 3-4 चीजें इंडिया ने की हैं जिसमें से एक इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हम उसको जरूर याद रखेंगे, दैट इज प्रोजेक्ट नेत्रा. फर्स्ट स्टेप हमने लिया इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशंस मैनेजमेंट. ये लॉन्च किया गया 22 में. It is ISRO's holistic approach to ensuring the safety of space assets and continued use of outer space for national development. It monitor objects that pose collision threats. ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट को मॉनिटर किया जाता है जो कोलाइड होने का पोटेंशियल रखते हैं. प्रोजेक्ट नेत्रा, दैट इज नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस. ये एक अर्ली वार्निंग सिस्टम लॉन्च किया था इसरो ने to detect debris and other threats to Indian satellites. It can spot, it can track and catalog objects as small as 10 centimeter up to a range of 3400 किलोमीटर. यानी कि हमारे लियो से ज्यादा का एरिया कवर कर लेगा. और आप ये देखिए छोटा सा 10 सेंटीमीटर तक का भी, इसलिए मैंने कहा एक छोटा सा स्क्रू भी है तो वो अच्छा खासा पोटेंशियल रखता है सैटेलाइट को डैमेज करने का. इसलिए हमें इन ऑब्जेक्ट्स को मॉनिटर करना जरूरी है, उसी के लिए लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट नेत्रा. Collision avoidance maneuver. In order to avoid collisions with other space objects, ISRO performed 21 collision avoidance maneuver of Indian operational space assets in 2022. ठीक है, अब हम रोक तो सकते नहीं, हमने चलिए मॉनिटर कर लिया प्रोजेक्ट नेत्रा से, ठीक है, कि ये चीज हिट कर सकती है, तो क्या करें, उसको तो रोक नहीं सकते जो हिट करने आ रही है. हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो सैटेलाइट से, हमें अल्टीमेटली उन्हीं को मैन्यूवर करना पड़ता है, यानी उन्हीं की लोकेशन को इधर से उधर करना पड़ता है ताकि कोलिजन अवॉइड कर सकें. ठीक है. Next is ISRO SSA Control Center. It was established in 2020 to function as a hub of all space situational awareness activities within India to ensure safe and sustainable space operation. ठीक है, अगर ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट ये 3 जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये सब कुछ अभी शुरू किया गया है. ग्लोबल लेवल पे क्या इनिशिएटिव है, ये ज्यादा जरूरी है क्योंकि कंट्रीज के रिलेशन अफेक्ट हो सकते हैं इसके थ्रू. फर्स्ट स्पेस इंडस्ट्री डेब्रिस मिटिगेशन रिकमेंडेशन. अब इसने यहाँ पे क्या रिकमेंडेशन दिए थे वो जान लेते हैं. ऑल लो अर्थ ऑर्बिट स्पेसक्राफ्ट ऑपरेटर्स शुड स्ट्राइव फॉर पोस्ट मिशन डिस्पोजेबल प्रोसेस विद सक्सेस रेट ऑफ 95 to 100% और हायर. अब जैसे हम लोग 2017 में लॉन्च किए गए PSLV के मिशन पे जो रॉकेट का एक स्टेज रह गया था उसको हमने डी ऑर्बिट करके नीचे लाए. ठीक है, तो यही गोल सभी कंट्रीज को दिया गया कि आप लो अर्थ ऑर्बिट में जो भी मिशन परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें पोस्ट मिशन आपने जो भी डेब्रिस जनरेट किए उसको डिस्पोज कीजिए विद अ सक्सेस रेट ऑफ 95 to 99%.
नेक्स्ट इज कोलिजन अवॉइडेंस मेजर्स लेने होंगे सभी कंट्रीज को. दे शुड एक्टिवली एम्प्लॉय मेजर्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कोलिजन विद सैटेलाइट्स एंड स्पेस डेब्रिस यूटिलाइजिंग एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी प्रॉम्प्टली एंड इफेक्टिवली, जैसे कि यहाँ पे हमारे इसरो ने सेटअप किया कोलिजन अवॉइडेंस मैन्यूवर. Data sharing for orbital traffic management. Now, space agencies should collaborate and promptly share satellite movement data for facilitate efficient traffic management in the orbit. अब उनको वो लोग क्या लॉन्च कर रहे हैं, कहाँ पे स्टेशन करने वाले हैं एग्जैक्टली, ये सारे डेटा जब तक शेयर नहीं होंगे तब तक ये डिसाइड नहीं किया जा सकता कि किसको कहाँ पर, मतलब एक ट्रैफिक है पूरी तरीके से. ठीक है, तो जैसे नॉर्मल ट्रैफिक को मैनेज किया जाता है वैसे ही यहाँ भी उसी के लिए डेटा शेयरिंग होनी चाहिए between all these space agencies. Incentives for long-term mission. The third-party liability insurance organization could incentivize long-term missions, encouraging sustainable practices in space endeavor. तो हम third-party liability insurance को भी यूज कर सकते हैं. And implementation of safety measures, ensuring the establishment of proper safety protocols is crucial to maintaining a healthy standard in space operations. ये सब थे कुछ रिकमेंडेशंस. नेक्स्ट इज इंटर एजेंसी स्पेस डेब्री कोऑर्डिनेशन कमेटी. ये स्टैब्लिश की गई 1993 में. एक तरह का गवर्नमेंटल फोरम है जो ग्लोबल लेवल पर कोऑर्डिनेशन करता है कंसर्निंग मैनमेड एंड नेचुरल डेब्रिस. नेचुरल डेब्रिस जैसे छोटे छोटे एस्टेरॉइड्स होते हैं. इसरो इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ दिस कमिटी. इसका मेन काम क्या है, डिजाइनिंग टू मिनिमाइज स्पेस डेब्रिस प्रोडक्शन ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन ड्यू टू स्ट्राइक्स, employ launchers that do not pollute the LEO environment, active passivation of the spacecraft and draining all power, fuel and energy sources. ये सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, जो रह जाए ठीक, नहीं रह पाए वो भी ठीक. कमिटी ऑन पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस, इसको अगर आप याद रखेंगे तो ये बेटर होगा. इट इज ए यूनाइटेड नेशंस कमिटी एस्टैब्लिश इन 1958 टू गवर्न द एक्सप्लोरेशन एंड यूज ऑफ स्पेस फॉर बेनिफिट ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी. ओके, 18 फाउंडिंग मेंबर्स हैं इसके इंक्लूडिंग इंडिया, इसलिए इसको याद रखिएगा. फिर यहां पर लेकर आया यूरोपियन स्पेस एजेंसी क्लीन स्पेस इनिशिएटिव. इट वाज लॉन्च्ड इन 2012 बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जिसका एम था टू इंश्योर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ स्पेस एनवायरनमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन. Killer Space 1, the first mission to remove a piece of space debris from the orbit, is planned to be launched in 2026 by ESA. अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर इसी मेथड को आगे इंप्लीमेंट किया जाएगा. लाइबिलिटी कन्वेंशन ऑफ 1972, अभी जब ऑस्ट्रेलिया में हमारा एक स्पेस ऑब्जेक्ट गिरा था तो वहां पे जो डैमेज हुआ था, तो उसने यही ऑस्ट्रेलिया ने बात की थी कि लाइबिलिटी बनती है आपकी, आप कंपेंसेट करेंगे हमें. तो दिस वाज द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल लाइबिलिटी फॉर डैमेज कॉज्ड बाय स्पेस ऑब्जेक्ट. ये अडॉप्ट किया गया in 1972. इट स्टेट्स दैट लॉन्चिंग स्टेट, फॉर एग्जांपल इंडिया, is absolutely liable to pay compensation for damage caused by its space objects on the Earth's surface or to an aircraft, as well as damage caused by its fault in the space. ठीक है, तो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को पे किया था. नेक्स्ट इज रिमूव डेब्रिस. यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि डेब्रिस रिमूवल टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं ताकि कैप्चर किया जा सके इन पीसेस को, इन डेब्रिस के जो अर्थ को ऑर्बिट करें. ठीक है, तो उसी में था एक स्पेस नेट वाला प्रोजेक्ट. ओके, हम इस तरह की नेट के थ्रू कलेक्ट करेंगे इनको. आउटर स्पेस ट्रीटी, द ट्रीटी ऑन प्रिंसिपल्स गवर्निंग द एक्टिविटीज ऑफ स्टेट्स इन एक्सप्लोरेशन एंड यूज ऑफ आउटर स्पेस इंक्लूडिंग मून एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज. ये ट्रीटी साइन की गई थी 1967 में. ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है, इसको हम लोग कभी सेपरेटली डिस्कस करेंगे अबाउट द आउटर स्पेस ट्रीटी, और प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज में तो डेफिनेटली करेंगे. ओके, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक था, मेंस में पढ़ाना था वैसे मुझे आपको, बट मैंने यहीं पे करवा दिया है. okay. आगे चलते हैं. ये सब इलेक्शन न्यूज है, इनको छोड़िए, बट हमारे पास काफी काम की चीजें हैं. इंडिया हैज एलिमिनेटेड ट्रैकोमा. ट्रैकोमा है क्या, एक बैक्टीरियल डिजीज है, इन्फेक्शन है जो आपकी आइस में हो जाता है. ठीक है, तो इंडिया ने इसको फाइनली एलिमिनेट कर दिया है एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम. इंडिया मेक प्लेज ऑफ $300 million फॉर WHO प्रोग्राम. अब WHO के रिस्पेक्ट में मैंने आपको इसके फंडिंग मैकेनिज्म पे पहले लेक्चर दिया हुआ है. ठीक है, किस तरीके से फंडिंग वगैरह इसकी डिसाइड होती है, मोस्टली वॉलेंट्री पे ही डिपेंड करता है. बट इवन अभी भी ये कहता है कि मेरे पास $7 billion तक का शॉर्टफॉल रहता है अपनी बेसिक नीड के लिए. ठीक है, ये जो इंडिया ने दिया भी है ना $300 million, ये इसकी बेसिक फंडिंग है, मतलब इसके बेसिक वर्क के लिए, ऐसा नहीं कि कोई अलग से किसी प्रोजेक्ट के लिए दिया इंडिया ने. ठीक है, तो मैंने उस टाइम ये बात भी की थी आफ्टर WHO में कि इसकी फंडिंग मैकेनिज्म इस तरह का है कि इसके डिसीजन जो होते हैं वो दूसरी कंट्री से इन्फ्लुएंस कर सकती है. खुद का कोई सोर्स नहीं है, खुद का कोई बजट नहीं है उसका.
इसलिए चाइना का डब्ल्यूएचओ पे इतना ज्यादा डोमिनेंस है इस वक्त कि जब यहाँ पे आया भी था तो पहले इनिशियली इसको बोला गया था वुहान वायरस, बट फिर चाइना का प्रेशर आया और उस टाइम डब्ल्यूएचओ का हेड था एक इथियोपिया का आदमी, और इथियोपिया पे अच्छा खासा कंट्रोल है चाइना का इस वक्त उसकी इकोनॉमी पे ड्यू टू हैवी इन्वेस्टमेंट। फिर प्रेशर बना उस पर, उस आदमी पर, और उसने कहा डब्ल्यूएचओ में कि नहीं, इसको वुहान वायरस नहीं कहेंगे, हम इसको कोरोना वायरस कहेंगे। ओके, अगर चाइना की जगह ये कोरोना कहीं और से ओरिजिन हुआ होता तो इसको उसी के नाम पे रखा गया होता, बट चाइना के केस में ऐसी चीजें नहीं होती हैं। इंडिया इज द सिक्स लार्जेस्ट ग्लोबल कंट्रीब्यूटर ऑफ कोर फंडिंग ऑफ डब्ल्यूएचओ। देखिए इसकी फंडिंग मैकेनिज्म मैं सारे पहले डिस्कस कर चुका हूं, अगर जरूरत पड़ेगी तो दोबारा रिपीट करेंगे। ओके, $300 मिलियन तक हमने दिया है फॉर दी 25 to 28 पीरियड। ओके, और मोस्टली ये पैसा खर्च होगा ऑन स्टैब्लिशिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। अब सोचिए आप कि हम $300 मिलियन दे रहे हैं और उसमें से $250 मिलियन हम कह रहे हैं कि आप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाइए फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। क्यों कह रहे हैं हम लोग? क्योंकि पैसा हमारा है तो एजेंडा भी हमारा है। ठीक है, यही होता है डब्ल्यूएचओ के साथ लगभग हर कंट्री के रिस्पेक्ट में। इसलिए अफ्रीकन कंट्रीज बेचारी परेशान रहती हैं क्योंकि वो कभी इतना फंड, इतना बजट दे नहीं पाती है। तो जो कंट्री फंड दे रही है वही उसका एजेंडा डिसाइड करती है। यही चाइना करता है, यही इंडिया ने किया है। ओके, क्योंकि यहाँ पे $7.1 बिलियन तक का फंडिंग गैप आ रहा है। Increase in the number of vaccines delivered to priority countries like Africans, support 55 countries in educating and employing 3.2 million health workers and pre-qualifying 400 health products per year। ठीक है, इन सब पे भी पैसा खर्च किया जाएगा। Health for all, the funds being sought are not additional resources but those needed by organization for its core work। अब ये दिखाता है कि कोई एडिशनल फंक्शन के लिए नहीं दिए ये फंड, ये इसके कोर वर्क के लिए, यानी कि डब्ल्यूएचओ कितना ज्यादा वल्नरेबल है टुवर्ड्स दी फंडिंग। इसलिए जब तक हम इसकी फंडिंग इंश्योर नहीं करेंगे, इसके लिए एक प्रॉपर फ्रेमवर्क तैयार नहीं करेंगे कि डब्ल्यूएचओ के पास कहां से रेवेन्यू आएगा, कैसे पैसा आएगा, तब तक ये हमेशा वल्नरेबल रहेगा। अब अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो आपको अब तक समझ में आ गया होगा क्या है ट्रांसक्रिप्शन, क्या है। ठीक है, तो ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी, तो मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की बात करेंगे हम। दीज आर दी प्रोटीन्स दैट बाइंड टू डीएनए एंड कंट्रोल द रेट एट विच सेल ट्रांसक्राइब्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन। See, transcription factors, these are the proteins that bind to specific portions of DNA and control the rate at which the cell transcribes genetic information from DNA to RNA। ये डिसाइड करता है कि ये फैक्टर किस लोकेशन पे है, उसी पे डिपेंड करेगा क्या रेट होगा इस ट्रांसक्रिप्शन का। द सेल देन मेक प्रोटीन्स बाय रीडिंग द आरएनए। ये सारी चीजें कल रात को ही मैंने आपको समझाई है, 20 मिनट्स का वीडियो है, उसको अच्छे से देख लो, ये सारी चीजें एक बार में क्लियर हो जाएंगी। The fate of a gene being transcribed depends on the location of the transcription factor। बस यही इस आर्टिकल में एक न्यू चीज है, कि जीन, ठीक है, जो ट्रांसक्राइब हो रहा है वो डिपेंड करता है कि जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है उसकी लोकेशन एग्जैक्टली कहां पर है। The findings can help filter and refine genomic tools and algorithms that predict gene expression। और फिर कल जीन एक्सप्रेशन के रिस्पेक्ट में हमने बात की थी, जो न्यू नोबेल प्राइज मिला है, दैट इज माइक्रो आरएनए के बारे में। ठीक है, तो इसमें ये सारी चीजें तभी समझ आएंगी जब कल वाला लेक्चर आपने देखा होगा। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो गॉड हेल्प यू। सनसेट फॉर यूके कोल फायर्ड पावर एंड लेसन्स फॉर इंडिया। अब यूके ने यहाँ पे अपना जो लास्ट कोल फायर्ड प्लांट था जिसमें कोल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बन रही थी नॉटिंघम शायर में, वो बंद कर दिया है। ठीक है, तो ये अब पूरी तरीके से कोल फ्री हो गया है यूके। अब वर्ल्ड ये कह रहा है कि ये सेम चीज रेप्लिकेट की जा सकती है अदर कंट्रीज में भी, ताकि फेज आउट किया जा सके कोल को ग्लोबली। तो ठीक है, फ्यू डेवलप कंट्रीज जो है वो ये कर सकती हैं, बट हमें और बेटर अप्रोच की जरूरत पड़ेगी फॉर डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप नेशंस, क्योंकि उनकी अभी भी 70% से ज्यादा, इंक्लूडिंग इंडिया, 70% से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो हमारा होता है वो होता है कोल से। ठीक है, तो इंग्लैंड के रिस्पेक्ट में या और डेवलप कंट्रीज के रिस्पेक्ट में पॉसिबल है, बट डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप के कंटेक्स्ट में हमें और बेटर अप्रोच बनाने की जरूरत होगी। यूके ने 2015 में पेरिस क्लाइमेट के टाइम पर प्लेज लिया था टू ब्रिंग डाउन अनअबेटेड कोल फायर्ड पावर टू 0 बाय 2025, और उसने कर दिखाया। हालांकि इसकी शुरुआत हुई थी ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन इन 1952, क्योंकि 1952 तक 90% जो पावर जनरेशन होता था यूके में वो कोल से होता था। आज उन्होंने एलिमिनेट कर दिया है।
हमारे यहाँ अभी भी 70% कोल से हो रहा है, हम कब तक एलिमिनेट कर पाएंगे वो देखा जाएगा। कि इंडिया इसलिए फेस आउट की बात ही नहीं करता। कोल को जब भी फेस आउट करने की बात की जाती है, इंडिया हमेशा कहता है फेस डाउनवर्ड यूज कीजिए, फेस आउट नहीं। 21 में ग्लासगो समिट हुआ था क्लाइमेट चेंज UNFCCC का। इंडिया एंड चाइना स्टूड आउट सीकिंग एन अमेंडमेंट टू द फाइनल डिक्लेरेशन हैविंग द फ्रेज फेजिंग डाउन एंड नॉट फेजिंग आउट। ठीक है, उस टाइम जब फाइनल समिट के बाद जब आउटकम डॉक्यूमेंट लिखा गया था, तब इंडिया चाइना दोनों ने कहा था कि ये फेजिंग आउट वर्ड हटाइए यहाँ से एंड उसकी जगह लिखिए फेजिंग डाउन। ठीक है, फेजिंग डाउन ऑफ कोल। India pledged to achieve net zero emission by 2070 and meet half of its energy needs from renewable energy by 2050. क्यूमुलेटिव एमिशन, इंडिया वैसे थर्ड लार्जेस्ट कार्बन एमिटर है, बट ये भी सच है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो 20 टाइम्स ज्यादा है यूके से। बट स्टिल हमारे पर कैपिटा एमिशन, यानी कि एक आदमी के थ्रू जितना कार्बन एमिशन हो रहा है, ठीक है, पर कैपिटा एमिशन हमारे इज लेस देन हाफ द ग्लोबल एवरेज एंड ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द यूके। ठीक है, तो हम थर्ड लार्जेस्ट एमिटर जरूर हैं, बट उसके बाद भी हमारे पर कैपिटा एमिशन में हम ग्लोबल एवरेज से हाफ हैं और यूके से ऑलमोस्ट 1/3 है। ब्रिटेन ने अपना पहला कोल फायर्ड पावर प्लांट लगाया था 1882 में, ठीक है, यानी कि इंडिया से कहीं ज्यादा पहले। और यूके ने ऑलमोस्ट पीक कर दिया था अपना थर्मल पावर कंजम्पशन इन 1950s एंड 60s व्हेन 90% ऑफ इट्स एनर्जी वाज जनरेटेड बाय कोल। ठीक है, 90%। आज हमारी 70% कोल से जनरेट हो रही, तो हम भी धीरे धीरे इसको फेज डाउन करेंगे। फेज आउट की बात इंडिया अभी नहीं करता है। ठीक है, और ये धीरे धीरे शिफ्ट कर गया नेचुरल गैस की तरफ, न्यूक्लियर की तरफ एंड मोर रिसेंटली विंड एंड सोलर की तरफ। इंडिया की कोल स्टोरी क्या है? अब ये जो बिटवीन द लाइंस लिखे हैं ना, आप ये फैक्ट्स देखिएगा, इसी तरह से यूपीएससी कभी कभी प्रीलिम्स में पूछ लेता है और फिर दिक्कत होती है। इंडिया का पहली कोल माइन स्टार्ट हुई रानीगंज कोल फील्ड इन वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। ओके, और वो भी कब हुई थी? 1774 में, यानी कि उसी टाइम पर जब आपका वॉरेन हेस्टिंग था। यहाँ से लार्ज स्केल कोल एक्सट्रैक्शन शुरू हो गया, माइनिंग शुरू हो गई कोयले की। लेकिन इंडिया का पहला कोल फायर्ड पावर प्लांट लगा था हुसैन सागर थर्मल पावर स्टेशन, वो भी 1920 में इन हैदराबाद अंडर निजाम रूल। ठीक, तो माइनिंग शुरू हो गई थी 1774 में रानीगंज में, बट हमने उससे पावर प्रोड्यूस करना शुरू किया बहुत लेट 1920 में। हालांकि इट इज नॉट अंटिल 1956 व्हेन ट्रॉम्बे पावर स्टेशन नियर मुंबई वाज कमीशन्ड एंड दिस हेराल्डेड एज इंडियाज मेन स्टे। यहां से इंडिया ने इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को लेके ज्यादा सीरियस हुआ। इंडिया के पास कोल के भंडार हैं, बट उतनी क्वालिटी का कोल नहीं है हमारे पास। बट इंडिया एक्सपोर्ट करता है कोल इवन म्यांमार और श्रीलंका जैसों को भी, बट लार्जली हम लोग अपने डोमेस्टिक पावर प्रोडक्शन में ही यूज करते हैं। बट इस वक्त हमारी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इतनी ज्यादा है कि हम लोग को इवन इंपोर्ट भी करना पड़ रहा है कोल फॉर पावर डिमांड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। इंडिया इज येट टू रीच इट्स पीक कोल प्रोडक्शन। अब यूके अपना पीक कर गया था 60s में, 1960s में, बट हमने अभी तक अपना पीक नहीं किया है। बट मे बी शायद हम अपना कोल के थ्रू प्रोड्यूस होने वाली पावर का पीक पहुंच जाएंगे 3035 में। ठीक, अभी हमारा 70% जनरेशन यहाँ पे हो रहा है और ऑलमोस्ट हमारी टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का 218 गीगावाट कोल से आ रहा है। ठीक है, अब एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना होगा कि हम यहाँ पे कोल माइंस बंद नहीं कर सकते, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट का भी जरिया है फॉर ओवर 3 लाख पीपल। और ये भी एक अंडर एस्टिमेशन है, क्योंकि कई बार एग्रीकल्चर सेक्टर के ऐसे वर्कर्स होते हैं जो सीजनली काम करते हैं माइंस में, तो हम माइंस को ऐसे शट डाउन नहीं कर सकते जैसे कि यूके ने किया। दूसरा, हम थर्मल पावर प्लांट भी शट डाउन नहीं कर सकते बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट पॉल्यूशन बट इट इज ऑल्सो अबाउट एम्प्लॉयमेंट ऑफ 4 लाख पीपल। और ये भी अंडर एस्टिमेशन ही होगा, क्योंकि यहाँ पर भी काफी सारे इनफॉर्मल जॉब्स होती हैं। ब्रिटेन की ट्रांजिशन की बात करते हैं, रिट्रेनिंग। अब उसने क्या किया कि जब उसने ये सब बातें शुरू की कि हम माइंस बंद कर देंगे कोल की, हम पावर प्रोडक्शन बंद कर देंगे कोल्स का, तो उन लोगों का भी यही कंसर्न था कि इससे हमारी इकोनॉमी का क्या होगा, यहाँ पे हमारे लोकल लोगों के एम्प्लॉयमेंट का क्या होगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रीट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किए ऑन सेक्टर्स दैट रिक्वायर्ड सिमिलर स्किल्स, जैसा कि कोल माइनिंग में और पावर जनरेशन में यूज होती हैं स्किल्स, और जैसे इंजीनियरिंग, हैवी मशीनरी ऑपरेशन करना या फिर मेंटेनेंस करना। ठीक है, यानी कि उनकी वहीं की स्किल्स अब जो दूसरे सेक्टर्स है वहां पर यूज हो पा रही है, तो ये इनका एक अच्छा स्टेप था। दूसरा, एजुकेशन एंड अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स लॉन्च किए, रीजनल रीडेवलपमेंट, जो हिस्टोरिकली कोल डिपेंडेंट रीजन्स थे उनके लिए। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, ऑफशोर विंड फार्म्स, वो भी विच आर क्लोज टू दिस कोल प्रोड्यूसिंग रीजन्स। ओके, तो एटलीस्ट इट हेल्प्ड इन एलिवेटिंग सम ऑफ द फियर्स ऑफ जॉब लॉस एंड इकोनॉमिक स्लो डाउन। इंडिया के रिस्पेक्ट में इनका कहना है
While India has set itself a sufficient timeline of 45 years to attain net zero, that is 2070, but there has already been a steady and impressive growth in renewable capacity, especially in solar energy. Yeah. But India को it must begin fixing timelines on plant decommissioning कि कब तक हमें कौन से coal fire plant decommission कर देने, regional redevelopment programs उन areas के लिए जो coal plants पर ही dependent हैं, रीट्रेनिंग ऑफ माइनर्स एंड पावर प्लांट वर्कफोर्स ताकि उनको दूसरे सेक्टर्स में एकोमोडेट किया जा सके। ठीक है, एंड इंडिया की जो ट्रेडिशनली कोल डिपेंडेंट रीजन्स हैं वैसे ही वो ऑलरेडी पुअरेस्ट रीजन ऑफ द कंट्री में आते हैं। ठीक है, जैसे झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश के कुछ रीजन हो गए। ओनली होलिस्टिक ट्रांसपेरेंट एंड अर्ली फॉरवर्ड प्लानिंग अप्रोच वुड हैज डन ट्रांजिशन दैट इज इंक्लूसिव एंड जस्ट। तो ये आर्टिकल वैसे तो मैं मानूंगा कि इन्होंने बेवजह ही लिखा है क्योंकि यूके वगैरह की बात ठीक है, लेकिन हाँ कुछ पॉइंट्स ठीक है कि हमें अपने लोगों को जो वर्कर्स हैं उनको रीस्किल करने की तो जरूरत है, रीट्रेन करने की जरूरत है ताकि कल को इनको दूसरे सेक्टर में एम्प्लॉय किया जा सके। और जब हम बात कर रहे हैं मूविंग अवे फ्रॉम द कोल तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि माइंस में हमारे यहाँ लाखों लोग काम कर रहे हैं, सिमिलरली कोल पावर प्लांट में लाखों लोग जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके एम्प्लॉयमेंट पे भी एक ये बहुत बड़ा थ्रेट आता है। इट्स नॉट अबाउट द क्लीन एनर्जी एंड ऑल दोस थिंग्स। ओके, तो यूके से हम कुछ लेसन ले सकते हैं बट अल्टीमेटली नाउ दिस इज फ्रॉम सॉलिडारिटी टू स्यूड इंडिया शिफ्ट ऑन पैलेस्टाइन। अब ये आप भी जानते हैं कि इंडिया हाँ शिफ्ट हुआ है क्योंकि पहले जब नेहरू जी का टाइम था या इंदिरा जी का टाइम था ना तो हम मानते थे इसको अपनी एक मॉरल ड्यूटी। क्यों? क्योंकि हम भी जस्ट अ सेकंड, क्योंकि हम भी डीकोलोनाइज हुए थे और हम पैलेस्टीन को भी इसी नजर से देखते थे कि इसको भी डीकोलोनाइज होने की जरूरत है, ये इसराइल के ऑक्यूपेशन के अंडर है। एंड सेकंड इज हम मानते थे कि एवरी कंट्री हैज लाइफ राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। राइट, तो हमने हमेशा पैलेस्टीन कॉज को बहुत स्ट्रांगली एड्रेस किया, बट बैक एंड में कहीं ना कहीं हमने इनफॉर्मल रिलेशंस रखे इसराइल के साथ। बट इसराइल क्योंकि ये माना जाता था एज अ गेटवे टू यूएसए और उस टाइम कोल्ड वॉर चल रही थी तो हम यूएसएसआर को एंटेगोनाइज नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने इसराइल के साथ फॉर्मल रिलेशन नहीं रखे। अब कुछ लोग आपसे कहते हैं कि उस टाइम इंदिरा नेहरू ने इसलिए नहीं रखे कि वो मुस्लिम्स को खुश करना चाहते थे इंडिया में। नो, दैट वाज नॉट अ मेजर कंसर्न। मेजर कंसर्न वाज यूएसएसआर बिकॉज यूएसएसआर मानता था कि इसराइल इज ए गेटवे टू यूएसए। अगर आप इसराइल के क्लोज जा रहे हो यानी कि आप कहीं ना कहीं यूएसए के कैंप में जा रहे हो, इसलिए हमने इसराइल के साथ फॉर्मल रिलेशन नहीं रखी। फिर 1992 में जब यूएसएसआर डिसॉल्व हो गया उसके बाद हमने फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट किए इसराइल के साथ फॉर्मली। ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड ने पूरे वर्ल्ड ने शुरू कर दिए थे तो हम क्या। लेकिन हमारा फोकस सिर्फ डिफेंस पे नहीं था और इस टाइम तो बिल्कुल नहीं था डिफेंस में जब तक कि कारगिल वॉर शुरू नहीं हुई। क्योंकि कारगिल वॉर के टाइम यही सारी अरब कंट्रीज न्यूट्रल हो गई थी उस टाइम की यार पाकिस्तान ने गलत किया, ये सब मानते हैं कि पहले समझौता किया, फोर्स हटा लेते हैं ठंडियों में और फिर आपने आगे आतंकी बढ़ा दिए, तो ये सबने माना। लेकिन किसी ने भी इंडिया को सिर्फ वर्ड्स के अलावा और कुछ नहीं दिया था। बट इसराइल था जिसने इंडिया की मदद की थी, वेपन्स दिया था, इंटेलिजेंस दिया था, सब कुछ। तो कारगिल वॉर था जिसने इंडिया को डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसराइल की तरफ पुश किया। अदरवाइज हमारा मोस्टली कंसर्न था विद रिस्पेक्ट टू देयर हाईटेक टेक्नोलॉजीज इन एग्रीकल्चर, इन वाटर, ठीक है, इन सैनिटेशन, इन डिसैलिनाइजेशन ऑफ ओशन वाटर। ये हमारा मेन कंसर्न था इसराइल के साथ कि हम इस पे वर्क करना चाहते थे। लेकिन ये 19 की कारगिल वॉर थी जिसने हमें पुश किया कि हम डिफेंस में ज्यादा कोऑपरेट करें इसराइल से, क्योंकि इसने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया था, बिना मांगे सपोर्ट दिया था, मांगा भी नहीं था बट उसने फिर भी कहा था। और फिर ओवर द ईयर हमें ये रियलाइज हुआ कि शायद इसराइल और हम लोग एक नेचुरल पार्टनर्स हैं क्योंकि हम दोनों के ही चैलेंजेस एकदम सेम है। आज अगर हम बात करें इस्लामिक टेररिज्म की, जैसा कि वर्ल्ड ने कॉइन किया ये वर्ड, हालांकि इट वाज बराक ओबामा जिन्होंने इस्लामिक टेररिज्म वर्ड कॉइन किया था। ठीक है, तो इसराइल के लिए भी यही एक बहुत बड़ा थ्रेट है और इंडिया के लिए भी यही बहुत बड़ा थ्रेट है। ठीक है, ये हम टेररिज्म की बात कर रहे हैं बट एट द सेम टाइम हम दोनों के आसपास ही होस्टाइल नेबर्स भी हैं। उसके आसपास भी होस्टाइल नेबर्स हैं, हमारे पास भी होस्टाइल नेबर हैं लाइक चाइना एंड पाकिस्तान। तो वी बोथ आर हैविंग ऑलवेज ए थ्रेट ऑफ वॉर। राइट, इसके अलावा
उनके पास रेगिस्तान है, इसलिए उन्हें और ज्यादा हाईटेक टेक्नोलॉजीज यूज करनी पड़ती है अपने एग्रीकल्चर में। उनके पास उतना लैंड एरिया नहीं है, ठीक है, एग्रीकल्चर उन्हें हाईटेक ही करना है। वाटर की भी उनके पास कमी है, और इसीलिए उन लोगों ने काफी टेक्नोलॉजी वाइज इन्वेस्ट किया एग्रीकल्चर और वाटर में। इंडिया की भी दोनों नीड है। इंडिया के पास एग्रीकल्चर लैंड जरूर है, लेकिन हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है, दैट इज पर हेक्टेयर यील्ड, की बहुत कम है। और ये बढ़ाने के लिए हम एग्रीकल्चर के साथ टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन करना चाहते हैं यहाँ पर एग्रीकल्चर में। सिमिलरली हमारे पास चाहे कितनी बड़ी बड़ी 10 महान बहती नदियां हो, बट द थिंग इज कि हमारा एग्रीकल्चर वाटर स्ट्रेस है, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन होता जा रहा है। तो ये कॉमन एरिया बने, जिसकी वजह से हमें लगा कि हाँ, इजराइल एंड इंडिया कुड बी अ नेचुरल पार्टनर्स, राइट। अब उसके बाद इस वक्त जो जियो पॉलिटिकल लेवल पे शिफ्ट हो रहा है, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि पैलेस्टीन का कॉज, एक टाइम तो अरब कंट्रीज खुद ही उसको गिव अप कर चुकी थी ऑलमोस्ट, सब इसराइल के साथ अच्छे रिलेशन स्टैब्लिश करना चाह रही थी। फिर कल हमने डिस्कस किया था कि हमास का ये जो अटैक हुआ था, इसने सारे पीस प्रोसेस को डिस्टर्ब कर दिया। अब ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम किसी एक का साइड ले सकें। हमने क्या कहा कि हमास ने जो किया, इट वॉज एक्ट ऑफ टेररिज्म, एंड इसराइल हैव एवरी राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। बट एट द सेम टाइम हम ये भी कहते हैं कि देयर इज ओनली वन वे, दैट इज टू स्टेट सॉल्यूशन। हम ये जो हमारा स्टैंड था आजादी से, वो आज भी ये स्टैंड सेम बना हुआ है कि टू स्टेट सॉल्यूशन की जरूरत है। तो यहां पर ये जो आर्टिकल इन्होंने लिखा है, ये जेएनयू के कैंडिडेट हैं, डॉक्टरल कर रहे हैं वहां से, ये तो इन्होंने काफी वन साइडेड लिखा हुआ है कि इंडिया ने अपना रास्ता बदल लिया, इंडिया ने वो कॉज छोड़ दिया है। बट द थिंग इज कि पूरा वर्ल्ड ही इस वक्त एक शिफ्ट से गुजर रहा है, और इसमें हाँ एक रोल है अबाउट इंडियाज इवॉल्विंग पॉलिसी ऑन पैलेस्टीन इज इनसेपरेबल फ्रॉम राइट्स ऑफ हिंदुत्व। कहीं ना कहीं हम भी इसको हिंदुत्व की लेंस से देखना शुरू कर दिया, और हमने माना कि दोनों ही कंट्री पर इस्लामिक टेरर का खतरा मंडरा रहा है। ठीक है, हिस्टोरिकली हमने कहा कि हाँ, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल को सपोर्ट किया हमने, कि पैलेस्टीन को भी सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट है, सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड एंटी रेसिज्म। लेकिन अब हम आजकल इसको कम्युनल लेंस के थ्रू देखने लगे, क्योंकि हमारा राइट विंग मीडिया भी जो है, वो प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट अगर कहीं भी होते हैं इंडिया में, कोई स्टूडेंट कर रहा हो या असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता कर रहे हो, ठीक है, और उनके साथ सॉलिडारिटी में, तो उसको बता देता है कि दीज पीपल आर थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी, दीज आर एंटी नेशनल पीपल एंड सो ऑन। बट इवन पर्सनली आई वुड से कि इसराइल जो कर रहा है उसको हम गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि जब हमास ने अटैक किया था, उसके बाद उसने इजरायली विमेंस को न्यूड परेड कराया था जीप पे बांध के, और उसके बाद भी वहां के लोग चीयर कर रहे थे हमास को, अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे। अगर वर्ल्ड को, ये जो इतनी सारी मुस्लिम कंट्रीज हैं या जो लोग पैलेस्टीन के साथ सॉलिडारिटी रखना चाहते हैं, इन्होंने अगर उस दिन भी प्रोटेस्ट किया होता कि ये हमास ने बहुत गलत किया है इसराइली विमेन के साथ, तो बेटर होता, शायद इसराइल इतना नहीं भड़कता। ओके, बट वहां पे आपने उसको सेलिब्रेट किया। अब इंडिया के यहाँ पे एम्बिशन क्या है इस पूरे ग्रेट गेम में? फर्स्ट इज इंडियाज एस्पिरेशन टू इमर्ज एज ए ग्रेट पावर हैज प्लेड ए क्रूशियल रोल, दैट इज हम एक्ट करना चाहते हैं एज अ ब्रिक, वी वांट टू बिकम अ मीडिएटर, चाहे रशिया यूक्रेन वॉर हो या फिर ये हो, ठीक है। और दूसरा फैक्टर है इंडिया का अलाइनमेंट विद यूएस, क्योंकि ये जैसे जैसे यूएस चाइना कंटेस्ट बढ़ता जा रहा है, ठीक है, हम यूएस की तरफ टिल्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि चाइना हमारी बॉर्डर पे भी हम पे एक प्रेशर बनाए रखता है। तो ये दो एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं इंपॉर्टेंट। The focus remains on strengthening ties with Israel, securing defense partnership, and leveraging other sectoral opportunities like agriculture and others. India seems to have moved away from its role as a champion of anti-colonial struggle, and it has embraced a path defined by narrow interest over values. अब ये चाहे माने कि ये नैरो इंटरेस्ट है ओवर वैल्यूज, बट ठीक है, हमेशा मोरालिटी की बातें नहीं की जा सकती ना। अगर सिर्फ मॉरल्स की बात होती तो इजिप्ट ने अपने दरवाजे खोल दिए होते गाजा के लोगों के लिए, बट उसने नहीं खोले। ओके, सो मॉरल वैल्यूज सिर्फ इंडिया अकेला ही एम्ब्रेस करे, वो भी अपनी नेशनल सिक्योरिटी को साइड में रख के, तो दैट्स नॉट गोना हैपन। कहीं ना कहीं अपने खुद के इंटरेस्ट भी देखना जरूरी हो जाता है। ठीक, तो वो जेएनयू वाले आर्टिकल लिखते हैं तो उनका काम है गवर्नमेंट और इंडिया को क्रिटिसाइज करना, हमेशा नहीं बट हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम दे डू। ये जो यूएस की रिपोर्ट आई थी अबाउट रिलीजियस फ्रीडम, उसके रिस्पेक्ट में है ये, इसकी हमने बात कर ली थी उस दिन। दिस इज एन इंडिपेंडेंट बायपार्टीसन यूएस फेडरल गवर्नमेंट एजेंसी जो मॉनिटर करती है यूनिवर्सल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड बिलीफ इन कंट्रीज अदर देन द यूएस। These are based on international human rights standards and Article 18 of Universal Declaration of Human Rights. अब एक चीज याद रख लीजिएगा कि यहाँ पे जब आर्टिकल 18 की बात हो रही है अंडर यूनिवर्सल डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो यहाँ पे जो फ्रीडम ऑफ थॉट, कंसाइंस, रिलीजन है, तो यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड करता है ये? इट इंक्लूड्स द फ्रीडम टू चेंज हिज रिलीजन ऑफ बिलीफ। अब अगर आप ऐसा कर रहे हो कि यहाँ पे आप रिलीजन चेंज नहीं कर सकते, सपोज किसी कंट्री में,
तो वो कहेगा कि यहाँ पे तो रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ थॉट, कंसाइंस एंड रिलीजन की जब बात कर रहे हैं हम लोग यूनिवर्सल, तो यहाँ पे ये चीज मैटर करती है दैट इट इंक्लूड्स द फ्रीडम टू चेंज हिज रिलीजन ऑफ बिलीफ एंड फ्रीडम either alone or as a community, okay, with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance. हालांकि यहाँ पे दो इंस्टीट्यूट है इनके पास, ये यूएस क्रिप हो गया अलग, ठीक है। इसके अलावा भी इनका एक और है, दैट इज ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। ये पार्ट है यूएस की स्टेट डिपार्टमेंट का, यानी कि उनकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके अंडर में आता है ये जो रिपोर्ट आई है, इट हैज बियरिंग ऑन कंट्रीज इमेज, यानी कि इंडिया की इमेज को एक थ्रेट बनता है, इमेज खराब होती है। लेकिन अगर ये रिपोर्ट यहां से आई होती आईआरएफ से, तो इसका जो स्टैंड होता है ये और ज्यादा कॉन्सिक्वेंशियल हो जाता है, क्योंकि फिर इनकी जो स्टेट डिपार्टमेंट है जिसके अंडर ये काम कर रही है फॉरेन मिनिस्ट्री, ठीक है, वो कुछ ना कुछ एक्शन ले सकती है, कुछ ना कुछ प्रेशर बनाती है, सैंक्शन ले सकती है। अब ये बात हमने 2 दिन पहले कर ली थी कि आखिर किस बेसिस पर ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम कम हो रही है। फर्स्ट इनका कहना है CAA NRC, ठीक है, क्योंकि इसने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले मुस्लिम्स को नेग्लेक्ट किया। सेकंड इज इनका कहना है कि काउ विजिलेंटिज्म के इंसिडेंट्स इंडिया में बहुत ज्यादा हो रहे हैं, राइट। थर्ड इज अबाउट दैट स्टेट लेवल पे अलग अलग स्टेट UCC बनाने की बात कर रहे हैं और मुस्लिम कम्युनिटी को स्पेशली हॉन्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट इनका पॉइंट था अबाउट दिस राम मंदिर। इनके अकॉर्डिंग कि ये जमीन जो थी ये मस्जिद की थी, जबरदस्ती कोर्ट ने मंदिर के ट्रस्ट को दे दी और मुस्लिम से उनका मॉस्क छीन लिया गया। और एक और पॉइंट इन्होंने जो दिया था वो था द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऑफ 1992, ठीक है, जिसे क्या कहा था कि अब किसी भी रिलीजियस स्ट्रक्चर का जो स्टेटस है उसको चेंज नहीं किया जाएगा, बट ज्ञान व्यापी मॉस्क हो, इस मैटर को वापस से खोला जा रहा है कोर्ट में, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस एक्ट को भी वायलेट होता है। तो ये 5 पॉइंट्स याद रखिएगा जिसको ये लोग कहते हैं कि इसके बेसिस पर इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। नेक्स्ट इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्यों स्ट्रगल कर रही है। इसके रिस्पेक्ट में हमने एक चीज जानी थी, दैट जिंदाल ग्रुप किस तरीके से उसने गवर्नमेंट की मदद से पूरी मोनोपोली बना ली थी और फिर रेट्स बढ़ा दिए थे, जिसकी वजह से टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स को दिक्कत हो रही थी, ठीक है। तो ये सब कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट के नेक्सस की वजह से होता है। उसके बाद जो इंपोर्ट है उस पर भी 10% ड्यूटी लगा दी गवर्नमेंट ने, तो और महंगा हो गया हमारा प्रोडक्ट, और अनकॉम्पिटिटिव हो गया रॉ मटेरियल महंगे होने की वजह से। Indian textile and apparel sector is aiming for total business of $350 billion annually by 2030 and generate 3 crore jobs. ठीक है, तो ये तो हमारा गोल है कि हमें $350 बिलियन एनुअली का बिजनेस करना है बाय 2030, बट हम इस गोल से काफी दूर हैं फिलहाल। इंडियन टेक्सटाइल एंड अपैरल इंडस्ट्री का इस वक्त जो साइज है वो है $153 बिलियन, ठीक है, एंड इसमें से ऑलमोस्ट $110 बिलियन जो है वो हमारे डोमेस्टिक बिजनेस है, यानी हमारे खुद की, ऐसे नहीं कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट के थ्रू आया है ये। वी आर द थर्ड लार्जेस्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्टर ग्लोबली, ठीक है, लार्जेस्ट तो चाइना ही है। वी एंजॉय 5.4% शेयर इन टोटल ग्लोबल एक्सपोर्ट। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में देखें तो वी आर सेकंड। कंट्रीब्यूशन देखें अपनी जीडीपी में तो देर इज 2.3% कंट्रीब्यूशन इसी सेक्टर का है, एंड सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के अगर ग्रॉस वैल्यू एडिशन देखें तो 10.6% जीबीए इसी से आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। करीब 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है और 80% जो कैपेसिटी है यहाँ पर वो एमएसएमई सेक्टर की है, एंड दिस सेक्टर इज हाईली सेंसिटिव टू इंटरनेशनल डेवलपमेंट एज वी आर स्ट्रांगली लिंक टू ग्लोबल मार्केट। हमारे यहाँ जो कपड़े बनते हैं वो अधिकतर फॉरेन कंट्रीज में ही एक्सपोर्ट होते हैं। सो पिछले एक साल में हमने देखा ट्रिमेंडस ग्रोथ, एक्सपोर्ट्स किए करीब करीब $43 बिलियन के। चाइना का एक्सपोर्ट $200 बिलियन से भी ऊपर है, ओके, इंडिया से 4 टाइम्स ज्यादा है। हाउएवर पिछले कुछ साल से देखा जा रहा है यहाँ पे स्लो डाउन इन डिमांड ड्यू टू स्लम्प इन एक्सपोर्ट एंड डोमेस्टिक डिमांड भी कम हुई है। दिस इंपैक्टेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स सीवियरली। तो ये एक्सपोर्ट स्लम होने का रीजन क्या है? फर्स्ट है जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट, स्पेशली इन यूरोप एंड अमेरिका, क्योंकि जब भी इन्फ्लेशन किसी कंट्री में आएगा तो वो खुश होने की बात नहीं होती कि उनके देश में महंगाई है हमारे देश में नहीं है। उनके देश में अगर महंगाई है तो हमारे एक्सपोर्ट्स पे बुरा असर पड़ेगा उसका। हाई रॉ मटेरियल प्राइसेस ऑफ बोथ कॉटन एज वेल एज मैनमेड फाइबर एंड ग्रोइंग इंपोर्ट ऑफ फैब्रिक्स एंड गारमेंट्स। एट द सेम टाइम आजकल लोगों को मल्टीनेशनल कंपनी ब्रांडेड कपड़े लेने का शौक चढ़ा है, तो उस वजह से हमारे यहाँ खुद के कपड़े जो बन रहे हैं वो नहीं लिए जा रहे हैं उतने ज्यादा, जबकि इंपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं इसका।
द इम्पोजिशन ऑफ 10% इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन कॉटन हैज मेड इंडियन कॉटन मोर एक्सपेंसिव। अब गवर्नमेंट ने जो रॉ मटेरियल हम यूज करेंगे कपड़ा बनाने में उस पर 10% इम्पोर्ट ड्यूटी भी लगा दी। इसलिए मैं कहता हूँ ये जो गवर्नमेंट है थोड़ी टैक्स हंग्री गवर्नमेंट है। और जो मैन मेड फाइबर है उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर, और ये टेक्सटाइल ग्रुप ने बात भी की थी गवर्नमेंट से कि ये क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर हटाइए। इस क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर को इंप्लीमेंट ही करवाया था जिंदाल ग्रुप ने। उसी को बेनिफिट देने के लिए गवर्नमेंट ने क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर इशू किया था, और इसलिए मैं कहता था कि इलेक्टोरल बॉन्ड बहुत बड़ा करप्शन है। इंट्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर हैज डिस्टर्ब द रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी एंड प्राइस स्टेबिलिटी। क्वालिटी के नाम पे आपने बाकी सारे जो रॉ मटेरियल आ रहे थे इंपोर्ट से वो बंद कर दिए, जो यहाँ प्रोड्यूस हो रहा था उसको क्वालिटी के नाम पे साइडलाइन कर दिया, और एक अकेली कंपनी ने 96% शेयर अपने कंट्रोल में ले लिया और प्राइसेस बढ़ाना शुरू कर दिए। रॉ मटेरियल महंगा हो गया तो अल्टीमेटली कपड़ा बनना महंगा हो गया, और फिर ये कपड़ा जब विदेश में जा रहा है दूसरे देशों में तो वहां कॉम्पीट नहीं कर पा रहा है और हमारे एक्सपोर्ट की डिमांड रिड्यूस हो गई। ठीक है, ये सब स्कैम की जड़ क्या थी? इलेक्ट्रल बॉन्ड। पैसे दीजिए और पॉलिसी अपने हिसाब से मैनिपुलेट करवा लीजिए। इंडिया नीड स्कीम्स दैट रन फॉर एटलीस्ट 5 years एंड बूस्ट इन्वेस्टमेंट। देयर हैज बीन डिस्ट्रप्शन इन ट्रेडिशनल बिजनेस सिस्टम ऑल्सो, लाइक ई कॉमर्स आने से डायरेक्ट रिटेलिंग शुरू हो गई टू कस्टमर्स थ्रू ई कॉमर्स इज ए ट्रेंड। सिमिलरली देर इज राइज इन कंफर्ट वियर, जैसे आजकल लोग लॉन्च वियर लेना पसंद करते हैं, एथलीट शर्ट, ठीक है, स्पोर्ट्स टी शर्ट्स वगैरह, एज द एम्फेसिस ऑन कंफर्टेबल क्लोथिंग हैज इंक्रीज अमंग कंज्यूमर्स। जैसा आप यूपीएससी फील्ड में देख रहे हो, लोग टी शर्ट लोवर पहन के अपना लाइब्रेरी आ गए, उतना नहीं है कि पूरा टिप टॉप हो गया आना, नो। Customers in rural and even semi-urban areas prefer to shop in multi-brand outlets और hypermarkets। तो इस वजह से imported कपड़े हम लोग ज्यादा पहनना पसंद कर रहे हैं ब्रांड के नाम पे, एंड खुद के यहाँ के कम। Looking at $100 billion investment across various segments of value chain by 2030, ये इंडिया का टारगेट है to augment production capacity and meet $350 billion target. Look at technology and skilling of its workforce to improve productivity and reduce wastage. This is the only solution जो इंडिया कर सकता है। जब तक कि गवर्नमेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स नहीं हटा देता, जब तक गवर्नमेंट 10% जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको रिड्यूस नहीं कर देता, तब तक हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। बट आप अपनी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर लीजिए, वर्कर्स की स्किल और दीजिए ताकि प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो सके, ये दोनों चीज गवर्नमेंट के हाथ में है तब तक। ओके, और बाकी लोगों का जो शौक है कि हमें ब्रांडेड कपड़े पहनने, तो उसका कोई इलाज नहीं है, ये इन्फ्लुएंसर्स ने बर्बाद किया है। चलिए, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्लोबल डिजिटल कॉम्पिटिशन एंड लिसन, ये जो टेक्सटाइल वगैरह पे मैं आपको समझा रहा हूँ, आपसे समझने पे ध्यान दीजिए। इसके एज इट इज नोट्स मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है, आप वहां से नोट्स बना सकते हैं, वो रात तक अपलोड हो जाएंगे। ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट, एडवांसिंग डिजिटल इनोवेशन एज सस्टेनेबल फैशन, हमने डिस्कस किया था, अभी समिट ऑफ द फ्यूचर हुआ था, ठीक है, वहां पे इन लोगों ने अडॉप्ट किया ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट। ये है क्या? फर्स्ट थिंग इसकी बाइंडिंग नहीं है, ओके, एंड सेकंड थिंग इट इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, focusing on potential of digital technologies with a specific intention to harness and regulate them from for the common good। यानी कि ये जो टेक्नोलॉजीज वगैरह आ रही हैं फ्यूचरिस्टिक, ये डिस्टर्ब करेंगी सब चीजों को, ये मानते हैं, लेकिन अगर हम सब साथ में मिलकर काम करें तो हम इसको हार्नेस कर सकते हैं और रेगुलेट करने की जरूरत है फॉर कॉमन गुड, राइट। इसी को कहा गया है डिजिटल, ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट। Okay, so first thing is this is not a binding law, ठीक है, it is just a diplomatic instrument with a set of shared goals for government, institutions, firms and other stakeholders। The terms of the compact may become soft laws in each country। यानी कि इसकी जो टर्म्स यहाँ पे इन लोगों ने डिसाइड किए होंगे, आपस में बाइंडिंग तो नहीं है, बट इन्हीं टर्म्स को यूज करके आप अपनी कंट्री में एक लॉ बना सकते हो इन टेक्नोलॉजीज को रेगुलेट करने के लिए। ओके, इससे पहले भी दो अदर कॉम्पैक्ट बनाए गए थे। पहला था ग्लोबल कॉम्पैक्ट, ये भी वॉलंटरी ही था। It was based on CEO commitment to implement universal sustainability principles। ओके, और ये यूएन के गोल अचीव करने में मदद करेंगे। ये एक सीईओ का कॉम्पैक्ट था, ठीक है, ग्लोबल कॉम्पैक्ट। और सेकंड ग्लोबल कॉम्पैक्ट बनाया गया था फॉर सेफ, ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन, जो कवर कर रहा था सभी डायमेंशंस को ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन इन ए हॉलिस्टिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट वन। सेकंड वन वाज फॉर माइग्रेंट्स, एंड थर्ड वन जो अब आया है डिजिटल के लिए। While they offer these technologies, while they offer potential benefit for societies, they also pose serious challenge and concerns, right? So this is a collaborative project with objective of ensuring human oversight of technologies in ways that advance sustainable development। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेट किए गए थे जब 2015 में, तब तो ये टेक्नोलॉजीज इमर्ज होना शुरू भी नहीं हुई थी। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, ये सब रेवल्यूशन तो अभी आया है, स्पेशली चैट जीपीटी के आने के बाद।
इट प्रपोज ग्लोबल कॉपरेशन इन द गवर्नेंस ऑफ डेटा एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी। अब ये जो गवर्नेंस ऑफ डेटा है, दिस इज अ वेरी सेंसिटिव इशू, क्योंकि यहाँ आप बात कर रहे हैं गवर्नेंस ऑफ डेटा के रिस्पेक्ट में ग्लोबल कॉपरेशन की, बट एट द सेम टाइम सभी कंट्रीज अपने अपने डेटा के लॉ बना रही हैं। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि यहाँ पे हमारी डिजिटल सॉवरेनिटी, डेटा सॉवरेनिटी बनी रहनी चाहिए। तो ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाता है, एक तरफ डेटा सॉवरेनिटी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ फ्री फ्लो ऑफ डेटा की बात भी कर रहे हैं। ओके, इन गोल्स को मीट करने के लिए इन्होंने दो पैनल बनाए हैं। फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल साइंटिफिक पैनल ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सेकंड इज ग्लोबल डायलॉग ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस। राइट, ये दो पैनल बनाए गए। अब इसमें गोल क्या रखे हैं इन्होंने? गोल रखे हैं टू क्लोज द डिजिटल डिवाइड, इंप्रूविंग एक्सेस टू डेटा जस्ट लाइक जैसे इंडिया में है, एडवांसिंग रिस्पॉन्सिबल एंड इक्वेबल डेटा गवर्नेंस, इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, एक्सेस टू डेटा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी, ट्रस्टवर्दी टेक्नोलॉजीज दैट फंक्शन विद इन फ्री एंड कॉम्पिटिटिव मार्केट, डिजिटल गुड्स एंड पब्लिक सर्विस। अब डिजिटल पब्लिक गुड्स हम किनको कहते हैं? जैसे इंडिया में हमने डीपीआई बात की ना, ठीक है, वो सब क्या है? हमारे आधार हो, यूपीआई हो, ये सब क्या है? हमारे ये डिजिटल पब्लिक गुड्स हैं। ठीक है, तो यहां भी टू एड्रेस द डिजिटल डिवाइड, जीडीसी proposes डिजिटल पब्लिक गुड्स दैट विल इंक्लूड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन डेटा, ओपन एआई मॉडल्स प्लस एडोरेंस टू प्राइवेसी एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। ओके, पब्लिक गुड्स मतलब दे हैव एबिलिटी टू ड्राइव सोशल चेंज एज एलिमेंट ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर दैट डिलीवर सर्विसेज, जैसे कि इंडिया के रेस्पेक्ट में। सो अबाउट दिस जीडीसी एंड यूएन, जीडीसी मेक विशफुल स्टेटमेंट दैट बाईपास कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अंडरलाइंग इश्यूज। ठीक है, जितने भी यहाँ पे गोल रखे गए एकदम एक विश के जैसे हैं ये, कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, बट द थिंग इज कि 21st सेंचुरी में हम लोग डेटा को ही मानते हैं न्यू ऑयल। हर कंट्री अपने अपने डेटा प्रोटेक्शन लॉस बना के बैठी हुई है, डेटा सॉवरेनिटी की बात करती है, तो इतना आसान नहीं होने वाला है जो गोल इन्होंने अपने सामने रखे हैं। GDC does bad for data flow with trust, but many countries have refused to accept this idea because it goes against spirit of digital sovereignty. GDC link various objectives and propose actions with the relevant SDGs, but सच्चाई ये है कि SDG अडॉप्ट किए गए थे 2015 में, तब तो AI रेवोल्यूशन स्टार्ट भी नहीं हुआ था। The global governance of digital technologies thus is too complex to be captured or fixed by a singular entity like GDC. बहुत कॉम्प्लेक्स मैटर है, ऐसे एक सिंगल एंटिटी नहीं कर पाएगी। GDC कैन हेल्प विद कैपेसिटी बिल्डिंग एंड साउथ साउथ एंड नॉर्थ साउथ कोलैबोरेशन इन डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल पब्लिक गुड्स। आप सिर्फ कोलैबोरेट जिस हद तक कर सकते हो उसका बेनिफिट हो सकता है, बट अल्टीमेटली दिस इशू इज वेरी कॉम्प्लेक्स। ओके, आई थिंक बाकी और कुछ काम का नहीं है। इजराइल ने अपना इन्वेजन और बढ़ा दिया है लेबनान पे, इनफैक्ट उसने वॉर्न भी किया है वहां पर लेबनान के लोगों को कि आप शहर खाली कर दीजिए। ओके, तो ये वॉर बढ़ती जा रही है। यहाँ पे सिर्फ एक बॉर्डर पॉइंट है, फॉरेस्ट नियरली द साइज ऑफ आयरलैंड लॉस्ट इन 2023। तो अभी भी हम लोग इसको रोकने का नाम नहीं ले रहे हैं, और इसी को रोकने के लिए यूरोप क्या लाया है? अपना डिफॉरेस्टेशन लॉ। ठीक है, जिसको अभी उसने हालांकि 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है, यानी कि वो ऐसी कोई भी चीज इंपोर्ट नहीं करेगा जो उस लैंड पे ग्रो की गई होगी जहां पे डिफॉरेस्टेशन किया गया है आफ्टर December 2020। ओके, दैट्स इट फॉर दिस सेशन। सो एंड प्लीज डू वॉच दैट वीडियो, ताकि आपको जो नोबेल प्राइज मिला है मेडिसिन में उसके रिस्पेक्ट में सारी चीजें क्लियर हो जाए। एंड सेकंड थिंग इज डू जॉइन द प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज। So thanks for joining. Have a great day and keep learning.